गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है आवर्त सारणी। ओके बच्चों, आपकी पिछली क्लास में आयनन एंथैलेपी में आवर्तीता, आयनन एंथैलेपी को प्रभावित करने वाले कारकों तक आपका कंप्लीट हो गया था। अब देखो आपका अगला टॉपिक है आयनन एंथैलेपी के अनुप्रयोग। आयनन एंथैलेपी के अनुप्रयोग को ही क्या बोलते हैं? उपयोग। क्या बोला जाता है? उपयोग। आयनन एंथैलेपी के अनुप्रयोग या आयनन एंथैलेपी के उपयोग। देखो पहला उपयोग है अभिक्रियाशीलता। अभिक्रियाशीलता आयनन एंथैलेपी के मान द्वारा धातुओं की आपेक्षिक अभिक्रियाशीलता ज्ञात करते हैं। आयनन एंथैलेपी समानुपाती 1/, अभिक्रियाशीलता होता है। इसका मतलब हुआ जिन तत्वों की आयनन एंथैलेपी कम होती है वह अधिक अभिक्रियाशील होते हैं और जिन तत्वों की आयनन एंथैलेपी अधिक होती है वो कम अभिक्रियाशील होते हैं। आवर्त में क्षार धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती है तथा उत्कृष्ट गैसें कम अभिक्रियाशील होती है। ओके बच्चों, तो आयनन एंथैलेपी के अनुप्रयोग या उपयोग में पहला उपयोग कौन सा है? अभिक्रियाशीलता। तो देखो मैं लिख रही हूँ आयनन एंथैलेपी के मान से धातुओं की आपेक्षिक अभिक्रियाशीलता ज्ञात की जाती है। आयनन एंथैलेपी थोड़ा नीचे लिख देती हूँ मैं। आयनन एंथैलेपी समानुपाती 1/, अभिक्रियाशीलता। आयनन एंथैलेपी समानुपाती 1/, अभिक्रियाशीलता। यानी अभिक्रियाशीलता आयनन एंथैलेपी के क्या हो गई? व्युत्क्रमानुपाती हो गई। इसका मतलब जिन तत्वों की आयनन एंथैलेपी कम होती है वह अधिक अभिक्रियाशील होंगे और जिन तत्वों की आयनन एंथैलेपी अधिक होती है वो क्या होंगे? कम अभिक्रियाशील होंगे। आवर्त में कौन अधिक अभिक्रियाशील होता है? क्षार धातुएं। और कौन कम? उत्कृष्ट गैसें। ओके बच्चों, तो देखो जिन तत्वों की आयनन एंथैलेपी कम होती है वह अधिक अभिक्रियाशील होते हैं
तथा जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है वह कम अभिक्रियाशील होते हैं। वह क्या होते हैं? कम अभिक्रियाशील होते हैं। आवर्त में क्षार धातु अधिक अभिक्रियाशील होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस से कम अभिक्रियाशील होती है। ओके बच्चों, तो देखो आयनन एंथैल्पी के मान से धातुओं की आपेक्षिक अभिक्रियाशीलता ज्ञात की जाती है। आयनन एंथैल्पी समानुपाती 1/, अभिक्रियाशीलता। इसका मतलब जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी कम होती है वह अधिक अभिक्रियाशील होते हैं तथा जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है वह कम अभिक्रियाशील होते हैं। क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी कम होती है, इस कारण क्षार धातु अधिक अभिक्रियाशील होती है तथा उत्कृष्ट गैसें क्या होती है? कम अभिक्रियाशील होती है। ओके बच्चों, आयनन एंथैल्पी कम होगी, अधिक अभिक्रियाशीलता होगी, आयनन एंथैल्पी अधिक होगी, कम अभिक्रियाशीलता होगी। तो आयनन एंथैल्पी के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग था अभिक्रियाशीलता। अब देखो दूसरा अनुप्रयोग है धात्विक व अधात्विक लक्षण या गुण। तत्वों का धात्विक व अधात्विक लक्षण। दूसरा अनुप्रयोग है तत्वों का धात्विक व अधात्विक लक्षण। तत्वों का धात्विक व अधात्विक लक्षण। ओके बच्चों, तो देखो धातुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर या धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसे धातु का धन विद्युतीय गुण या विद्युत धनीय गुण कहा जाता है। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसे धातु का धन विद्युतीय गुण या विद्युत धनीय गुण कहा जाता है। आयनन एंथैल्पी समानुपाती 1/, धात्विक गुण समानुपाती 1/, विद्युत धनीय गुण। ओके बच्चों, इसका मतलब हुआ जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी कम होती है वह धात्विक होते हैं और जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है वह क्या होते हैं? अधात्विक होते हैं। आवर्त में बाईं ओर धातु और दाईं ओर क्या रखी जाती है? अधातु रखते हैं। ओके बच्चों, जब मैंने धातु और अधातु पढ़ाया था तब भी ये चीज़ बताई थी। धातुएं आवर्त में बाईं ओर रखी जाती है और अधातुएं आवर्त सारणी में दाईं ओर रखी जाती है। तो तत्व का धात्विक व अधात्विक लक्षण। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर
धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसे धातु का धन विद्युतीय गुण या विद्युत धन्य गुण कहा जाता है। धातु का धन विद्युतीय गुण या क्या कहते हैं, विद्युत धन्य गुण। किसको? धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्या रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। ओके बच्चों, आयनन एंथैल्पी समानुपाती 1/, धात्विक गुण समानुपाती 1/, विद्युत धन्य गुण। ठीक है ना। इसका मतलब धात्विक गुण आयनन एंथैल्पी के क्या हुआ, व्युत्क्रमानुपाती। आयनन एंथैल्पी कम होगी तो धात्विक, अधिक होगी तो अधात्विक। जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी कम होती है वह तत्व धात्विक होते हैं। तथा जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है वह तत्व अधात्विक होते हैं। आयनन एंथैल्पी कम होती है वह धात्विक होते हैं और आयनन एंथैल्पी अधिक होती है वह तत्व क्या होते हैं, अधात्विक। आवर्त में बाईं ओर धातु तथा दाईं ओर अधातु रखे जाते हैं। बाईं ओर धातु और दाईं ओर क्या रखे जाते हैं, अधातु। ये है तत्वों का धात्विक व अधात्विक लक्षण। नोट करो। अब देखो अगला अनुप्रयोग है तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व। तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व वेरी मोस्ट अनुप्रयोग है। इस पे 2 क्वेश्चन भी है। तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व। तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व। देखो किसी तत्वों की द्वितीय आयनन एंथैल्पी और प्रथम आयनन एंथैल्पी का अंतर
16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या अधिक होता है तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। यदि यह अंतर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या कम होता है तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। यदि यह अंतर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होता है तो दोनों ही ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। ओके बच्चों, द्वितीय आयनन एंथैल्पी और प्रथम आयनन एंथैल्पी का अंतर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या अधिक होगा तो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था? निम्न। 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या कम होगा तो कौन सी? उच्च। और 16 और 11 के मध्य का होगा तो दोनों ही ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? संभव होगी। अभी मैं आपको क्वेश्चन के द्वारा भी समझाऊंगी। तो तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व किसी तत्वों की द्वितीय आयनन एंथैल्पी यानी सेकंड आयनन एंथैल्पी व प्रथम आयनन एंथैल्पी यानी फर्स्ट आयनन एंथैल्पी का अंतर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी तत्वों की द्वितीय आयनन एंथैल्पी व प्रथम आयनन एंथैल्पी का अंतर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या अधिक होता है तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है तथा यह अंतर यह अंतर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या कम होता है तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है तथा यह अंतर कौन सा? द्वितीय और प्रथम आयनन एंथैल्पी का अंतर। तत्वों की द्वितीय आयनन एंथैल्पी व प्रथम आयनन एंथैल्पी का अंतर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या अधिक होगा तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होगी और 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या कम होगा तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होगी तथा यह अंतर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होता है तो दोनों ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है या दोनों ऑक्सीकरण अवस्था संभव होती है। ओके बच्चों, जैसे मैं आपको इस पे क्वेश्चन करवा रही हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है Na+ बनता है
वह Na+2 नहीं बनता है। नहीं बनता है क्यों? Na+ बनता है और Na+2 नहीं बनता है क्यों? आपका आंसर होगा सोडियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सोडियम की द्वितीय आयनन एंथैल्पी 47.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो सेकंड आयनन एंथैल्पी माइनस फर्स्ट आयनन एंथैल्पी बराबर 47.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना आया? 2 और 2 4 42.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी 47.3 में 5.1 गया तो कितना बच गया? 42.2। यह अंतर 42.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है? ज़्यादा। तो देखो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या अधिक होगा तो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था? निम्न। तो बताओ Na+ की ऑक्सीकरण अवस्था 1 और Na+2 की 2। तो इसी कारण निम्न ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होने के कारण Na+ बनता है। इसी कारण Na+ बनता है व Na+2 नहीं बनता है। Na+2 नहीं बनता है। ओके बच्चों, तो आपसे पूछा जाए Na+ बनता है व Na+2 नहीं बनता तो आप बताओगे सोडियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान 47.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सेकंड आयनन एंथैल्पी प्रथम आयनन एंथैल्पी का अंतर सेकंड 47.3 5.1 कितना आया? 42.2 जो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है। इसलिए 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होने पर निम्न ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। इस कारण Na+ बनता है व Na+2 नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 2 है Mg+2 बनता है व Mg+ नहीं बनता है क्यों? तो देखो आपका आंसर होगा मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनन एंथैल्पी 7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मैग्नीशियम की सेकंड आयनन एंथैल्पी 15.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो सेकंड आयनन एंथैल्पी माइनस फर्स्ट आयनन एंथैल्पी अंतर कितना हुआ? 15.0 माइनस 7.6 बराबर 10 में से 6 गए तो 4 14 में से 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किससे कम है? 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। इस कारण Mg+2 बनता है Mg+ नहीं, क्योंकि यदि अंतर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बराबर या कम होता है तो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था? उच्च। बताओ +2 उच्च है +1 +2, इसलिए Mg+2 बनता है Mg+ नहीं बनता। इस कारण
Mg+2 बनता है वह Mg+ नहीं बनता है। ओके बच्चों, नोट करो। तो देखो, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक था, इसलिए निम्न ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी हुई, और इसमें अंतर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, इसलिए कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी हुई? उच्च ऑक्सीकरण अवस्था। ओके, अब देखो, आयनन एंथैल्पी का चौथा अनुप्रयोग है बंध के प्रकार। बंध के प्रकार। बंध के प्रकार। चौथा अनुप्रयोग है बंध के प्रकार। देखो, जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी कम होती है वह आयनिक बंध बनाते हैं। जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है वह सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ओके बच्चों, तो बंध के प्रकार में आप लिखोगे जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी कम होती है वह तत्व आयनिक बंध बनाते हैं। आयनिक बंध बनाते हैं तथा जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है वह तत्व सहसंयोजक बंध बनाते हैं। सहसंयोजक बंध बनाते हैं। जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी कम होती है वह तत्व आयनिक बंध बनाते हैं, और जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है वह तत्व कौन से बंध बनाते हैं? सहसंयोजक बंध बनाते हैं। बंध दो प्रकार के, आयनिक और सहसंयोजक। जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी कम वो आयनिक बंध, जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी अधिक वो सहसंयोजक बंध। अब देखो, पांचवा अनुप्रयोग है धात्विक हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति। धात्विक हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति। देखो, जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी कम होती है वह प्रबल क्षारीय होते हैं, और जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है वह कम क्षारीय होते हैं। ओके बच्चों, तो देखो, जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी कम होती है वह प्रबल क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी कम होती है उन तत्वों के हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारीय
प्रकृति के होते हैं तथा जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है वह उन तत्वों के हाइड्रोक्साइड कम क्षारीय प्रकृति के होते हैं, या तुम उसको दुर्बल क्षारीय भी होते बोल सकते हो। देखो, आवर्त के अनुदिश हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति लिथियम हाइड्रोक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो, मैंने आपको आवर्तिता में बताया था, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, सबसे कम आयनन एंथैल्पी किसकी है? लिथियम की, इसलिए क्षारीय प्रकृति किसकी अधिक होगी? लिथियम हाइड्रोक्साइड की। फिर उससे ज़्यादा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की, उससे कम सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में उधर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऐसे हो जाएगा। तो सबसे कम आयनन एंथैल्पी सोडियम की, इसलिए क्षारीय प्रवृत्ति किसकी ज़्यादा होगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अब देखो, वर्ग के अनुदिश, वर्ग के अनुदिश हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति। देखो, वर्ग के अनुदिश लीला, ना, कर, रब से सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये वर्ग के अनुदिश क्या है? हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। तो सबसे ज़्यादा आयनन एंथैल्पी किसकी होगी? लिथियम हाइड्रोक्साइड की वर्ग में, इसलिए सबसे कम क्षारीय प्रकृति किसकी होगी? लिथियम हाइड्रोक्साइड की। तो जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी कम होती है उनके हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारीय होते हैं, तथा जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है उनके हाइड्रोक्साइड कम क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये आवर्त के अनुदिश हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति है और ये वर्ग के अनुदिश। लास्ट अनुप्रयोग बचा है छठवां, तत्वों की अपचायक क्षमता। छठवां अनुप्रयोग है तत्वों की अपचायक क्षमता। तत्वों की अपचायक क्षमता। देखो, आयनन एंथैल्पी के द्वारा तत्वों की अपचायक क्षमता भी ज्ञात की जाती है। आयनन एंथैल्पी समानुपाती 1/, अपचायक क्षमता। जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी कम होती है वह आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं तथा प्रबल अपचायक प्रकृति के होते हैं। क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी कम होती है, अतः क्षार धातुएं प्रबल अपचायक प्रकृति की होती है। तो देखो, तत्वों की अपचायक क्षमता में
तत्वों की आयनन एंथैल्पी के मान द्वारा तत्वों की अपचायक क्षमता ज्ञात होती है। ओके बच्चों, आयनन एंथैल्पी समानुपाती 1/, अपचायक क्षमता। जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी कम होती है वह तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं तथा आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। वह प्रबल अपचायक प्रकृति के होते हैं। प्रबल अपचायक प्रकृति के होते हैं। नोट में देखो, 4 धातुओं की आयनन एंथैल्पी कम होती है, अतः 4 धातुएं प्रबल अपचायक प्रकृति की होती है। आपसे पूछा जाए 4 धातुएं प्रबल अपचायक प्रकृति की होती है, क्यों? तो आप बताओगे 4 धातुओं की आयनन एंथैल्पी कम होती है, अतः 4 धातुएं प्रबल अपचायक प्रकृति की होती है। तो तत्वों की अपचायक क्षमता, तत्वों की आयनन एंथैल्पी के मान द्वारा तत्वों की अपचायक क्षमता ज्ञात होती है। आयनन एंथैल्पी समानुपाती 1/, अपचायक क्षमता। जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी कम होती है वह तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं तथा आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं और प्रबल अपचायक प्रकृति के होते हैं। 4 धातुओं की आयनन एंथैल्पी कम होती है, अतः 4 धातुएं प्रबल अपचायक प्रकृति की होती है। ओके बच्चों, तो आपके आयनन एंथैल्पी के 6 अनुप्रयोग हैं। पहला अनुप्रयोग मैंने अभिक्रियाशीलता, दूसरा धात्विक और अधात्विक लक्षण, तीसरा ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व है, चौथा बंध का प्रकार, पांचवा धात्विक हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति और छठवां अपचायक क्षमता। क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।